हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय इतिहास के अध्ययन अध्यापन में जो भूगोल की उपादेयता है उसके विषय में है वो विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास की घटनाएं हैं वो इतिहास के अंदर अतीत की घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और ये घटनाएं जहाँ घटित होती हैं उस स्थान को भूगोल है वो कहा जाता है, या क्षेत्र विशेष को है वो भूगोल कहा जाता है। तो इतिहास की घटनाओं के निर्माण में क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस क्षेत्र का जो पर्यावरण है और उसकी परिस्थिति हैं वो इतिहास की घटनाओं के निर्माण में है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और उस क्षेत्र विशेष के अनुसार ही उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका निर्माण होता है। तो इतिहास के निर्माण में है वो भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतिहास और भूगोल के अंदर है वो गहरा संबंध होता है। यदि इतिहास को समग्रता से समझना है तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिस समय वो घटना घटित हुई उनको समझना है वो नितांत आवश्यक है। तो भूगोल को समझ करके हम इतिहास को है वो भली भांति है वो समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसने भूगोल का सम्मान किया उसका इतिहास बना, और जिसने इतिहास का सम्मान किया उसे प्रसिद्धि मिली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो इतिहास की घटनाओं के निर्माण में एक प्रकार से ऑक्सीजन का काम करती है। तो इतिहास और भूगोल का जो संबंध है वो गहरा है, इसलिए इतिहास को समझने के लिए है वो भूगोल को समझना है या भौगोलिक परिस्थितियों को समझना है वो हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राचीन काल से है वो भारत है वो भारतवर्ष के नाम से है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो भारतवर्ष के नाम से है वो जाना जाता था। हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक का जो विस्तृत जो प्रदेश है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस भारत के अनेक नाम हैं, नामों से हैं हम भारत को जानते हैं। पौराणिक कथाओं का जब हम बात करें तो पुराणों के अनुसार राजा दुष्यंत का जो प्रतापी पुत्र भरत था उसने समस्त भारत में अपना चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करके वहाँ आर्य संस्कृति का प्रसार किया, इसलिए यह देश है वो भारत कहलाया। तो भारत के नाम पर है इस देश का नाम है वो भारत पड़ा। मतलब जो 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 दुष्यंत के पुत्र जो भरत है उसके नाम पर है वो पुरानी कथाओं के अनुसार है इसका नाम है वो भारत पड़ा। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि जो भारत है जो पुराणों के अंदर है वो भारत की जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय पर्वत थी, और दक्षिण में जो इसकी सीमा है वो समुद्र को बताई गई है। और जो ऋग्वेदिक काल के अंदर है वो आर्यों का जो आदि देश है वो सब संदव प्रदेश था, अर्थात सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है सिंधु नदी है वो एक प्रकार से सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो आर्य संस्कृति का वो प्रधान केंद्र था, इसलिए इस प्रदेश के निवासी हैं उनको सिंधु कहा गया। लेकिन जब ईरानी भारत में आए तो वे स का उच्चारण है वो है करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को है वो हिंदू नदी कहा, और इसलिए हमारे देश का नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा। तो स का उच्चारण है करने के कारण से ईरानियों ने है वो भारत को है वो हिंदुस्तान कहा, और यूनानी लोगों ने सिंधु नदी को है वो इंडस नदी कहा, और इसी आधार पर यूरोपवासियों ने है वो भारत को है वो इंडिया कहा। इस तरह से जो भारतवर्ष है उसको एक प्रकार से है वो हिंदुस्तान है या भारत है या इंडिया है आदि नामों से है वो जाना जाता है। तो देखिएगा जो प्राचीन जो भारतवर्ष है वो हिंदुकुश से लेकर के ब्रह्मा की सीमाओं तक और हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और उस समय भारत के जो विभिन्न भौगोलिक भागों की यदि हम चर्चा करें तो भारत है वो अनेक भागों के अंदर है वो एक तरह से बटा हुआ था। तो भारतीय इतिहास को या प्राचीन भारतीय इतिहास को यदि हम समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो विभिन्न भाग हैं
उनको समझना है वो हमारे लिए ज़रूरी है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप के रूप में विभेद किया गया है, जबकि एक तरह से पुराणों के अनुसार है इसे जम्बूद्वीप का एक खंड मात्र है वो माना है। तो देखिएगा, भारतवर्ष की हम बात करें तो भारतवर्ष की जब हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका जो प्राचीन काल की हम बात करें तो इसका जो उत्तर के अंदर एक जो 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 पर्वतीय क्षेत्र है, वो उसने है वो भारतीय इतिहास को है वो काफ़ी हद तक है वो प्रभावित किया। तो हिमालय की उत्तर के अंदर जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो जिसमें जो एक तरह से जो पर्वत श्रृंखला है उसने न केवल भारत को न केवल है वो पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, अपितु उस ओर से जो विदेशी संपर्क भी है वो संभव नहीं हुआ। तो पश्चिमोत्तर के अंदर है जो भारत के जो 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 विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो दर्रे हैं उनसे एक प्रकार से है वो उनका मार्ग प्रशस्त किया। तो एक प्रकार से भारत की एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हिमालय ने किया। वही दूसरी ओर जो पश्चिमोत्तर सीमा पर जो दर्रे हैं, जैसे सुलेमान है, सफ़ेद को है, किरधर है, कि जो प्रमुख श्रृंखलाओं के अंदर जो बोलन और टोची जैसे प्रसिद्ध दर्रे हैं, उनका जो भारतीय इतिहास में है वो काफ़ी प्रभाव पड़ा। और इन दर्रों से जहाँ एक ओर से भारत में विदेशी जो आक्रमणकारियों का जो प्रवेश है उसका मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे देश में समय समय पर विदेशियों का आधिपत्य रहा। और विदेशियों और वही दूसरी ओर है विदेशियों जो विदेशों का भारत से है वो स्थल मार्ग के द्वारा है वो व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध है वो स्थापित हुए। तो इस तरह से हिमालय उत्तर के अंदर जो हिमालय है उस हिमालय ने न केवल भारत को एक सुरक्षा प्रदान की, अपितु जो उनके जो विभिन्न दर्रे हैं उन दर्रों से विदेशियों का भारत के लोगों के साथ संपर्क हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, व्यापारिक आदान प्रदान हुआ, जिससे व्यापार वाणिज्य में वृद्धि है वो एक प्रकार से हुई और एक तरह से जो विचारों में व्यापकता है वो आई। इसके अलावा जो हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो विभिन्न प्रकार की नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण से है वो एक प्रकार से जो आपका यहाँ हमारे यहाँ पंजाब गंगा यमुना का जो दुआब है और बंगाल तक का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ और कृषि योग्य बना रहा। तो भारतीय भूमि को कृषि योग्य गंगा यमुना दुआब को और बंगाल की खाड़ी के जो प्रदेश को कृषि योग्य बनाने का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को है। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं ने जो प्राचीन मनीषी हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्हें अध्यात्म और दार्शनिक चिंतन है वो भी किया। अर्थात ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो प्राचीन मनीषियों की जो 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 दार्शनिक चिंतन की स्थली है वो सिद्ध हुई। और इसके अलावा विभिन्न जो पर्यटक स्थल हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आदि पर्यटक जो स्थल है जो पर्यटक स्थल हैं वो भी इस हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में हमें प्रदान किए। तो भारत का जो उत्तरी जो उपजाऊ मैदान है उससे जो विभिन्न नदियों के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र था, जो देश का जो एक हृदय स्थल है वो रहा। और जो उपजाऊ और विस्तृत होने के ये प्रदेश उपजाऊ स्थित होने के कारण से हैं इसमें यहाँ आबादी का घनत्व है वह दिख रहा। और गंगा यमुना की जो उपत्यका है वे विवेकपूर्ण जो विभिन्न प्रकार के जो नगर हैं वो विकसित हुए। और ये जो स्थल है गंगा यमुना का दोआब है वो एक तरह से सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप के अंदर ये क्षेत्र प्रतिष्ठित हुआ। और यही है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसी जो चिंतन परंपराएं हैं उनका आविर्भाव भी है वो इसी क्षेत्र के अंदर हुआ। और अनुकूल परिस्थितियों के कारण से यहीं से जो मगध के नेतृत्व के अंदर एक तरह से हम कहते हैं कि जब हम मगध साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो उसका जो मार्ग प्रशस्त है वो मगध हुआ। तो मगध की जो उपजाऊ भूमि है इस हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण से जो मगध है वो राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। उसका कारण भी है वो भौगोलिक था, क्योंकि मगध का जो प्रदेश है वो एक मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र है, गंगा यमुना जो तीन नदियों के संगम पर स्थित था। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसने जो साम्राज्यवादी शासक हैं उनको एक तरह से आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और एक तरह से जो मगध है कि उपजाऊ भूमि के कारण से है ये क्षेत्र आर्थिक जो समृद्धि का कारण था, इसी कारण से विदेशियों की नज़र भी है वो इस पर पड़ी। तो मगध पर अधिकार करने का कारण भी यहाँ की जो मगध की जो समृद्ध प्रदेश है वो माना जाता है।
दूसरी ओर जैसे जो जो भारत की जो जो हम बात करें कि जो थार का जो मरुस्थल है उसको छोड़ करके है, जो पूरा जो जो भारत है उसके विभिन्न भारत विभिन्न नदियों का जो एक तरह से है वो क्रीड़ा स्थली रहा, जिन्होंने यहाँ के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। प्रारंभ से ही यहाँ पर है वो व्यापार वाणिज्य और संचार के साधनों के रूप में है की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशाल और समृद्ध नगर ज़्यादातर है इन नदियों के किनारे ही विकसित हुए, और इसके कारण से जो एक तरह से राजनीतिक और सांस्कृतिक जो सीमा निर्धारण के अंदर भी है इन नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश की आर्थिक समृद्धि के विभिन्न तत्वों के अंदर भी इन नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहाँ तक हम थार के मरुस्थल की हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप के जो थार के मरुस्थल उसके प्रभाव की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल ने गंगा यमुना के भूक्षेत्र को है वो एक तरह से क्या है कि जो दूसरे क्षेत्र से है जो मैदानी क्षेत्र से वो एक तरह से पृथक कर दिया। फलस्वरूप इस जो जो पृथकता के कारण से है उत्तर पश्चिम से होने वाले जो आक्रमण है के विरुद्ध देश को सम्मिलित शक्ति के रूप में है वो एक प्रकार से है उसका प्रयोग नहीं हो पाया। और लेकिन जो दक्षिण दिल्ली के निकट का जो पंजाब और जो दोआब को मिलाने वाली एक जो मैदानी पट्टी थी, और जो उसने भारत के भाग्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की। और इसी स्थल पर है वो ज़्यादातर है वो युद्ध है वो लड़े गए। जैसे पानीपत की बात और तराइन के युद्ध की हम बात करें तो ज़्यादातर युद्ध है वो इसी भूमि पर लड़े गए। और इन दुर्गम परिस्थितियों के कारण से दिल्ली की केंद्रीय शक्ति एवं विदेशी आक्रांता इसे पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाए, तो दूसरी ओर अलग अलग क्षेत्रों ने यहाँ अलग अलग स्वतंत्र राज्यों के अस्तित्व वो हमें यहाँ ज्ञात होता है, जो कि पारस्परिक रूप में भी है दिल्ली और उसकी शक्तियों से युद्ध करते रहे। तो इस तरह से थार का जो 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 मैदान है उसकी भी इतिहास की घटनाओं के निर्माण में है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही। जहाँ तक हम विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण से है उत्तर और दक्षिण के मध्य जो संपर्क और समन्वय होना चाहिए था उसमें एक तरह से बाधा उपस्थित हुई, और उत्तरी भारत के जो शासक है वो दक्षिणी भारत के शासकों को है वो आसानी से पराजित नहीं कर सके, और यदि उन्होंने पराजित कर भी दिया तो वो दीर्घ काल तक है वो दक्षिण भाग पर वो अधिकार नहीं कर सके। दूसरी ओर दक्षिण और दक्षिणी भारत के जो शासक भी उत्तरी भारत को अपने अधिकार में है वो नहीं कर सके। जैसे राजपूत शासकों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम अध्ययन करें तो ध्रुव प्रथम और गोविंद जो थर्ड वगैरह है उन्होंने वो भी इस पर अधिकार वो करने में असफल रहे। तो इस पृथक्करण के कारण से हैं वो जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की जो परंपराएं हैं, रहन सहन है, खान पान है आदि के दृष्टि से दक्षिण भारत उत्तरी भारत से है वो बहुत अलग रहा। और इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर है वो विभिन्न जो जनजाति है जिसमें भील है, संथाल है आदि जनजातीय संस्कृतियों का संपोषण भी हुआ। तो इस तरह से विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इन्होंने एक तरह से हिंदू संस्कृति जो अधिक शुद्ध रूप से दक्षिण में जो विद्यमान थी उसको उसकी अक्षुण्णता बनाए रखा, और आदिवासी संस्कृति जो आज भी अक्षुण्ण है उसको बनाए रखने के अंदर है वो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं ने वो महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ दक्षिण के पठार और उसके प्रभाव की बात करते हैं तो दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है जो एक त्रिभुजाकार जो भूखंड माना जाता है, और वहाँ जो उत्तर पश्चिम के अंदर जो अजंता, उत्तर पूर्व के अंदर जो उड़ीसा और दक्षिण के अंदर जो नीलगिरी तक जो विस्तृत जो प्रदेश है, जो भारतीय इतिहास में उसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। जो भौगोलिक दृष्टि से जो दुर्गमता के कारण से उत्तरी भारत के जो शासक इस भूभाग पर है वो अधिकार करने में है वो उनको वांछित वो सफलता नहीं मिली, और जो दक्षिण भारत की जो शक्तियां हैं उत्तरी भारत में स्थायी साम्राज्य है वो निर्मित नहीं कर पाए। साथ ही दक्षिण में भी एक एकीकृत साम्राज्य का निर्माण है वो संभव नहीं हुआ। युद्ध की छापमार प्रवृत्ति का विकास यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से हुआ, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ थी जिसने एक प्रकार से मराठों वगैरह को भी है वो छापावार युद्ध नीति के लिए है वो उपयुक्त स्थान था। तो एक तरह से युद्ध की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी उसके कारण से यहाँ के लोगों को है वो एक प्रकार से जो स्वतंत्रता प्रियता की जो भावना है वो विकसित होने के अंदर है यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ के जंगलों के अंदर जो चंदन की लकड़ी है, खाने से प्राप्त जो सोना है, बहुमूल्य पत्थर है, और कपास के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त काली मिट्टी है
उसको उसी ने है वो इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध किया, जिससे आर्थिक समृद्धि के कारण से इस क्षेत्र के अंदर है वो कलात्मक विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। तो यहाँ यदि हम पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात करें तो दक्षिण के पठार के दोनों ओर पश्चिम और पूर्वी घाट, जिससे लगा हुआ पश्चिम में जो अरब सागर का समुद्र तट है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, तो प्राचीन काल से ही इसमें जो अरिकामेडू है और जो विभिन्न प्रकार के जो कल्याण, सोपारा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे पूर्वी पश्चिम घाट के अंदर है, जिसके कारण से हैं जो सामुद्रिक व्यापार है विदेशों के साथ है और सांस्कृतिक संबंध है वो स्थापित करने में इस पश्चिमी और पूर्वी घाट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत एक नौसैनिक शक्ति के रूप के अंदर है जो विकसित हुआ, उसके अंदर एक तरह से इन पश्चिमी पूर्वी घाट का महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीलंका के अतिरिक्त अन्य कोई भी निकटवर्ती राज्य न होने के कारण से इन तटों का प्रयोग राजनीतिक विस्तार हेतु अधिक नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन पश्चिमी और पूर्वी घाट उन्होंने जो सामुद्रिक जो व्यापार है उसमें एक तरह से है वो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। इसको मुगलों ने नहीं समझा, तो ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेजों ने सीखा और इस नौसैनिक शक्ति के बल पर है उन्होंने एक विश्व के विभिन्न भागों पर वो अधिकार करने में सफल रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के अंदर है वो भूगोल की वो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि किसी भी देश के इतिहास और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों एवं उन पृथक्करण के कारण कभी भी समग्र देश की राजनीतिक इकाई के रूप के अंदर है वो भारत है वो एक तरह से है वो आबद्ध नहीं हो पाया। उत्तरी भारत की शक्तियाँ यदि दक्षिण भारत में पूर्ण और दीर्घकालीन आधिपत्य नहीं रख पाई तो स्वयं दक्षिणी भारत में भी है वो एकीकृत साम्राज्य का निर्माण है वो संभव नहीं हुआ। देश में राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत साम्राज्य के प्रतीक मौर्य साम्राज्य ने भी है वो सुदूर दक्षिण के अंदर है चोर, पांडे, केरल पुत्र, सत्यपुत्र आदि पर अधिकार है वो नहीं कर सके और समुद्र को भी है वो दक्षिण के राज्य को है वो एक तरह से स्वतंत्र करना पड़ा इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से। तो इन भौगोलिक पृथक्करण के कारण देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो राजनीतिक विचारधाराएँ, सांस्कृतिक परंपराएं, रहन सहन, खान पान आदि है वो विकसित हुए और भारतीय उपमहाद्वीप की विशालता के कारण से वो प्रादेशिक विभिन्नता वो एक प्रकार से वो अत्यंत बलवती हुई, लेकिन इसके बावजूद भी है इसमें अंतर्निहित जो एकता की भावना है वो विद्यमान रही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो मूल तत्व यूनिटी एंड डाइवर्सिटी या विभिन्नता में जो एकता है उस विभिन्नता जो विभिन्नता है उसके लिए है वो भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो हम कह सकते हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ ने एक तरह से विभिन्नता स्थापित करने के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जिसके अनुसार जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे जिसमें हिमालय पर्वत है, जो पश्चिमोत्तर का जो प्रदेश है, विशाल जो उत्तरी भारत का जो मैदान है, दक्षिण के जो पठार हैं, जो एक तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो इन भारत के जो ये विभिन्न जो प्रदेश हैं उनके कारण से है वो जो एक प्रकार से जो अलग उनका जो इतिहास की घटनाओं के निर्माण के अंदर वो अलग अलग भूमिका रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उसका अध्ययन कर करके है उनको समझ करके है हम इतिहास को है वो बेहतर ढंग से है वो समझ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।